बेटा अब हमें पढ़ना है आज हम पढ़ने वाले हैं एसेट्स की डेफिनेशन। लास्ट क्लास हम लोगों ने लायबिलिटीज की डेफिनेशन देख ली थी, आज हम पढ़ रहे हैं एसेट्स की डेफिनेशन। एसेट्स किसे बोलते हैं? एसेट्स का हिंदी मीनिंग, एसेट्स को हम लोग हिंदी में बोलते हैं बच्चे, एसेट्स को हम लोग हिंदी में बोलते हैं संपत्ति। अपने बिजनेस के लिए जो भी हमारे पास संपत्तियां हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं, संपत्ति को बोलते हैं हम लोग एसेट्स। क्या बोलते हैं हम लोग? एसेट्स। अब जरा ध्यान देंगे बेटा, यहाँ पे सबसे फर्स्ट जो इसके अंदर आता है मीनिंग ऑफ एसेट्स। मीनिंग ऑफ एसेट्स, एसेट्स का मीनिंग क्या है? एसेट्स मींस कोई भी संपत्ति। सर इसका तो डायरेक्ट मतलब आपको मतलब हमें क्या बोलते हैं समझ में आ रहा है। एसेट्स मींस संपत्ति, जो भी हमारे पास रखा हुआ वो हमारे लिए एसेट्स है। अब एसेट्स की डेफिनेशन अकाउंट्स वाइज उसे कैसे डिस्क्राइब किया उसे समझते हैं बेटा। आता है नेक्स्ट, एसेट्स इज एन एनी प्रॉपर्टी और लीगल राइट। भाई वो प्रॉपर्टी है या फिर उस पर लीगल राइट है किसी भी बिजनेस का, तो वो हमारे लिए क्या है? एसेट की डेफिनेशन में काउंट होगा। फर्स्ट पॉइंट। आगे लिखा हुआ है उसके अंदर कुछ मॉनेटरी वैल्यूज होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट। थर्ड, कैन प्रोवाइड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, जिसमें फ्यूचर के इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी मिलेंगे आपको, मतलब फ्यूचर में आपको उससे कुछ ना कुछ फायदा मिलने वाला है, तभी तो उसे हम एसेट्स कह रहे हैं, तभी तो हम उसे एसेट्स कह रहे हैं। फ्यूचर में मुझे उससे बेनिफिट्स मिलेंगे, दैट मीन्स हमारे लिए आज एसेट्स है। आपने गोल्ड परचेज किया, आप लेके आओ, इट मीन आप ओनर हो। दूसरा, मनी में परचेज किया होगा तो उसके अंदर मॉनेटरी वैल्यू। तीसरा, क्या वो फ्यूचर में आपको बेनिफिट देगा? बिल्कुल, इसलिए हमने उसको परचेज किया। आपने कार परचेज की, कार किसके नाम पे है? बेटा हमारे नाम पे है, तो हम उसके क्या हुए? मालिक हुए। सपोज कोई बिजनेस है, बिजनेस क्या हुआ? उसका मालिक हो गया, बिजनेस मालिक हो गया। सेकंड नंबर पे उसकी मॉनेटरी वैल्यू है, बिल्कुल है। क्या वो फ्यूचर में हमें बेनिफिट दे रही है? बिल्कुल बेटा हमें बेनिफिट दे रही है। सपोज करो उस कार को हमने किसी ट्रैवल एंड टूरिज्म में लगा दिया और वहां से फिर हमारे पास अर्निंग आ रही है, तो ये हमारे लिए एसेट्स है। कोई फर्नीचर अगर आपने खरीदा है, कोई भी चीज, जैसे कि कोई भी एसेट्स, आपके पास फर्नीचर हो सकता है, आपके पास कार हो सकता है, आपके मशीनरी हो सकती है, मोटर व्हीकल हो सकता है, स्टॉक हो सकता है, आपने किसी को कर्जा दे रखा है, आपने किसी को उधार दे रखा है, वो भी आपके लिए एसेट्स है। वो भी बच्चे आपके लिए एसेट्स है। क्यों? क्योंकि आपने पैसे दिए तो आप कौन उस पैसे के मालिक हो? आपने उधार दे रखा है, आप कौन उस पैसे के मालिक? पैसे दिया बड़े, उसकी अपनी क्या बोलते हैं मॉनेटरी वैल्यू है। अगर आप उससे बेटा आज उससे बाय मतलब वापस लोगे तो आपको फ्यूचर में क्या मिलेगा? उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, कुछ ना कुछ आपको फायदे मिलने वाले हैं। तो इसे हम बोलते हैं एसेट्स की डेफिनेशन। ये क्या अपने आप पे एसेट्स की डेफिनेशन में पूरा काउंट होता है। कुछ मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिए, कुछ मैं थोड़ा मैंने आपको डेफिनेशन के बारे में डिस्क्राइब कर दिया। अब ये तो थी बेटा हमारी नॉर्मल डेफिनेशन। अब एक अलग अलग राइटर्स ने एसेट्स की डेफिनेशन अलग अलग बोली है। जैसे यहां पे बताया गया, एसेट्स आर द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स राइट विच आर ओन्ड एंड कंट्रोल बाय ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल। जिसको कोई भी इंडिविजुअल चला रहा है, साथ में उसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स है, साथ में उसके अपने राइट्स है। तो ये कुछ डेफिनेशन है इसके, ठीक है बच्चे? यस सर। अब हम बात करते हैं की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसेट्स। एसेट्स की कुछ अपनी खुद की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नंबर 1, पहला ओनरशिप। इसमें ओनरशिप होती है, ठीक है। ये टेंजिबल होगा, नहीं तो इंटेंजिबल। सर टेंजिबल इंटेंजिबल होता क्या है? टेंजिबल मतलब जो चीज आपको विजिबल है, जिसको आप फील कर सकते, जिसको आप टच कर सकते हो, जिसको आप फील और टच कर सकते हो बेटा, दैट इज टेंजिबल। सेकंड आता है बेटा क्या? इंटेंजिबल। इंटेंजिबल जिसको आप जो अनटचेबल है, मतलब जिसको आप टच नहीं कर सकते, जिसको आप टच नहीं कर सकते, जो आप देख नहीं सकते हो, उसको बोलते हैं इंटेंजिबल। सर एग्जाम्पल दीजिए इसके। टेंजिबल मतलब कार, मोटर, बाइक, ये सब बेटा आपके लिए क्या है? टेंजिबल है। ये आपको सबके सब चीजें बेटा विजिबल है। मैं अगर बात करता हूं बेटा इंटेंजिबल की, गुडविल हो गया आपका, कॉपीराइट हो गया, पेटेंट्स हो गए। सर ये कौन कौन से नाम बता दिया आपने? बेटा ये पढ़ेंगे हम लोग आगे चल के, इसके बारे में हमें जानना है अभी। गुडविल क्या होती है, पेटेंट्स क्या होते हैं, कॉपीराइट्स क्या होते हैं, ये हम पढ़ेंगे सब चीजों को अभी हम लोग, ठीक है? तो इसको बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट्स। ये क्या बेटा हमारे लिए? इंटेंजिबल एसेट्स। ये बात भी समझ में आ गया कि एसेट्स आपके पास दो वे में दिखते हैं, एक टेंजिबल और एक इंटेंजिबल। थर्ड, उनकी अपनी मॉनेटरी वैल्यू होगी एंड मस्ट बी मेजर इन मनी टर्म्स। उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? मनी टर्म में भी नाप सकते हैं। उनकी अपनी मॉनेटरी वैल्यू तो है, लेकिन क्या मैं उसको आगे चल के चेक कर पाऊंगा? बिल्कुल। मैंने गोल्ड आज परचेज किया, मैं 10 साल बाद उस गोल्ड को अगर सेल करूंगा तो जितने मैंने परचेज किया, क्या मैं उतने में उसको क्या बोलते हैं? सेल करूंगा? नहीं, उसकी अपनी मॉनेटरी वैल्यू जिस पे बेटा मैंने बाई किया था। लेकिन मस्ट बी मेजरेबल इन मनी टर्म्स, मैं उससे फ्यूचर में मनी टर्म में और नाप सकता हूं। क्या पता उस समय वैल्यू बढ़ जाए, क्या पता वैल्यू उसकी घट जाए। तो दोनों वे से उसके काम हो सकते हैं। तो की कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी? एसेट्स की। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा एसेट्स। आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये कुछ एसेट्स है बेटा, ये कुछ आपके लिए एसेट्स हैं। वैसे सारे मुझे नॉर्मल एक ही पिक्चर मिली तो मैंने एक ही पिक्चर डाल दिया यहाँ पे। ये जितने भी है बेटा ये सब आपके लिए एसेट्स हैं, ये सब आपके लिए एसेट्स हैं बेटा। आगे एसेट्स को बेटा हम लोगों ने फिर फर्दर किस पार्ट, मतलब कैसे उसको कैटेगराइज किया, कैसे उसको क्लासिफाई कर रहे हैं। एसेट्स को हम लोगों ने ब्रॉडली नंबर 1 नॉन करंट एसेट्स, नंबर 2 करंट एसेट्स, नंबर 3 फिक्टिशियस एसेट्स, 3 कैटेगरी में डिवाइड किया।
नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स। तीन कैटेगरी के अंदर हमने उसको डिवाइड कर लिया, नॉन करंट, करंट, फिक्टिशियस। ओके सर, नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा नॉन करंट एसेट्स होते क्या है। नॉन करंट एसेट्स कंपनी के लिए होते क्या है बेटा, उसके बारे में अब हम जानकारी ले रहे हैं। फिर करंट एसेट्स के बारे में जानेंगे और ऐसी लास्ट में जानेंगे बेटा फिक्टिशियस एसेट्स के बारे में, फिक्टिशियस एसेट्स के बारे में। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहां पे फर्स्ट आता है आपके पास नॉन करंट एसेट्स। एसेट्स हेल्ड फॉर लॉन्ग टर्म यूज, नॉट मेंट फॉर इमीडिएट रीसेल। अब आपने जो लॉन्ग नॉन करंट एसेट्स परचेज किए बेटा वो लॉन्ग टर्म के यूज के लिए है। मतलब ऐसा नहीं कि आपने आज खरीदे कल आप बेच दोगे, आप उसे रख रहे हो अपने पास, कुछ समय के लिए उसे रख रहे हो। ठीक है, जब उसे आप कुछ समय के लिए अपने पास रखते हो और उसके बाद उसे, और दूसरी बात क्या, दूसरा पर्पस क्या है, उसे अपने पास रखना आपको। दूसरे नंबर पे क्या है, उसको रीसेल नहीं करना बेटा। जैसे कि आपने कोई कार परचेज की, आपने कोई बाइक परचेज की, आपने कोई जमीन परचेज की, आपने कोई घर परचेज किया, ये सब आपके लिए क्या है, ये सब बच्चे आपके लिए है नॉन करंट एसेट्स। ये सब आपके लिए क्या है, नॉन करंट एसेट्स। जैसे कि एग्जांपल के लिए नॉन करंट एसेट्स में पहला नंबर पे आता है आपका फिक्स एसेट्स। क्या आते हैं, फिक्स एसेट्स। लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, मशीनरी होगी सर, ये और नहीं हो सकते, और भी हो सकते हैं एक्सेट्रा। इनमें जो इन्वेस्टमेंट होती है कैसी होती है, लॉन्ग टर्म के लिए करते हो। जो भी आपने निवेश किया इन एसेट्स के अंदर वो आपने लंबे समय के लिए क्या है। थर्ड, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, लोन्स एंड एडवांसेस। लोन, हम वर्ड जब लोन का हम जब वर्ड यूज करते हैं बेटा, लोन होता है कि हमने किसी से लोन लिया। लेकिन जैसे हम वर्ड यूज करते हैं एडवांसेस, हमने किसी को लोन दिए हैं लॉन्ग टर्म के लिए, हमने किसी को लोन दिए हैं लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक, तो ये भी अपने आपके क्या एसेट्स की डेफिनेशन अकाउंट होते हैं, नॉन करंट एसेट्स। क्या बोलते हैं इनको हम लोग, नॉन करंट एसेट्स। फिर हम बात करते हैं बेटा क्या, नॉन करंट के अंदर एसेट को फर्दर क्लासिफाई किया गया, एसेट्स को फर्दर क्लासिफाई किया गया। टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल है फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिनकी अपनी एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है, मतलब वो आपको दिखती हैं, जो आपको दिख रही हैं, जिनको आप टच कर सकते हो। ठीक, जैसे कि जमीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, और भी हो सकते हैं बेटा, और भी हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। जो जो हमें दिख रहा है चीजें वो सब हमारे लिए एसेट्स हो सकते हैं, और भी चीजें हो सकती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनटेंजिबल एसेट्स। डू नॉट हैव फिजिकल फॉर्म, इनकी फॉर्म नहीं है बेटा कोई फिजिकली, मतलब जिसको मैं फील कर पा रहा हूं, जिसको मैं देख पा रहा हूं, नहीं 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 नहीं, ये कुछ भी नहीं है। ये बता पर एसेट्स हैं, पर ये क्या है, अपने आप पे एसेट्स है। जैसे कि एग्जांपल के लिए कोई आपने प्रोडक्ट लॉन्च किया खाने पीने का और आपने उसे मार्केट में उतार दिया, लोग उसे नहीं खरीदेंगे। लेकिन वहीं सेकंड डे आपने क्या किया, उसको उसी प्रोडक्ट को दूसरे नाम से मार्केट में उतारा और उसके साथ में ऐड दिखा दी, साथ में उसकी ऐड दिखा दी, किसी फिल्म स्टार से या फिर किसी भी बड़े सेलिब्रिटी से आपने उसकी ऐड करवा दी, उसको प्रमोट करवा दिया। तो अब क्या होगा, लोग जब उस सेकंड प्रोडक्ट को देखेंगे, मतलब जो आपने फर्स्ट लॉन्च किया था वो आपने डायरेक्ट आपने सेल किया था, सेकंड प्रोडक्ट जब आपने लॉन्च किया तो आपने पहले उसको मार्केट में उसको फेमस किया और फेमस करने के बाद लोगों को दिखाया, तो अब शायद लोग उसको परचेस कर ले, शायद लोग उसको परचेस कर ले कि नहीं नहीं ये तो हमने वहां देखा था, ये तो फलाना फलाने ने बनाया था, तो ये अच्छा है, ये तो ठीक है। तो जब हम उसे बाय करेंगे दैट मीन्स वो हमारे लिए क्या है, क्या वो, जब वो मैं सेकंड टाइम पे जो मैं ऑब्जेक्ट को परचेज कर रहा हूँ, क्या वो अलग प्रोजेक्ट है, मतलब अलग प्रोडक्ट है आपके लिए, नहीं, हम लोग उसे फ्री परचेज कर रहे हैं। रीजन क्या है बेटा उसके पीछे, उसके पीछे रीजन आता है कि अब उसे आप जानते हो, उसे आप जानते हो, उसे आप जानते हो मीन्स अब उसकी मार्केट में गुडविल हो गई है, अब उसकी मार्केट में गुडविल है, लोग उसे जानते हैं। गुडविल मतलब एक फेमस होना, अब उसे लोग जानते हैं, समझते हैं और उसको यूज कर रहे हैं। मेरी बात समझ में आई बेटा, नहीं आई? गुडविल मतलब होता है कि कस्टमर्स को अपने ओल्ड रिजॉर्ट तक दोबारा वापस खींच के लेके आना, दैट इज गुडविल, दैट इज गुडविल। जैसे कि कहीं देखे होंगे आपने, आज भी हमारे यहाँ पे आस पड़ोस में या फिर फैमिली के अंदर ऐसे लोग कहीं होंगे जो पर्टिकुलर किसी एक आदमी पे भरोसा करते होंगे, पर्टिकुलर किसी कंपनी पे भरोसा करते होंगे कि नहीं भाई यही अच्छी चीज है, नहीं ये बेस्ट है अपने आप पे। ठीक है, तो उसको बोलते हैं, जब अब जो आपके घर में जो भी व्यक्ति हैं वो उस आदमी पे क्यों भरोसा कर रहे हैं भाई, उनको उस पे भरोसा आ गया, उस भरोसे का नाम होता है गुडविल। क्या नाम होता है उसका, गुडविल। सेकंड आता है बेटा आपका पेटेंट्स। पेटेंट होता है बेटा बेसिकली किसी भी टेक्नोलॉजी के अंदर, टेक्नोलॉजी है कोई भी और उसके अंदर आपको चीज बहुत अच्छी लग रही है, मतलब सॉरी, पेटेंट मतलब कोई चीज आपने किसी ने बनाई और वो आप तक आई, माय मिस्टेक, दोबारा से, हाँ हम बात कर रहे हैं पेटेंट्स। पेटेंट क्या है बच्चे, पेटेंट
एक टेक्नोलॉजिकल टर्म है। इसमें क्या होता है, कोई भी आपने टेक्नोलॉजिकल बोल लो, इसके अंदर आप कोई फॉर्मुलेशन बोल रहे हो, मतलब वो प्रोडक्ट आपने बनाया, आपने ही उस प्रोडक्ट को फॉर्म किया, उस प्रोडक्ट को आपने ही फॉर्म किया है, सेकंड आदमी उसका यूज नहीं कर सकता, सेकंड आदमी उसका यूज नहीं कर सकता। जैसे कि आपने सपोज करो कोई मेडिसिन बनाई है, कोई आपने मेडिसिन बनाई है और मेडिसिन आपकी 10 साल की रिसर्च के बाद बनी है, 10 साल की रिसर्च के बाद आपने वो मेडिसिन बनाई है। अब उस मेडिसिन को सोल्ड करने का राइट खाली आपके पास है, इंडिविजुअल आपके पास राइट है, आप ही उस मेडिसिन को सोल्ड कर सकते हो। कब तक, वो गवर्नमेंट आपको बताती है कि 10 साल तक आप ऐसा कीजिए, इससे अपनी कॉस्ट निकाल लो, जो भी आपने रिसर्च में खर्च किया है सब कुछ, जो बेनिफिट वगैरह सब लेना ले लो। तो आपको एक टर्म मिलता है, सरकार देती है टर्म हो, तो उसको बोलते हैं पेटेंट्स। क्या बोलते हैं, पेटेंट्स। क्या ये दिख रहा है किसी को, नहीं दिख रहा, बस में लीगल राइट होता है। क्या होता है, एक लीगल राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क भी क्या है भाई, अगर मान के चलिए यहाँ पे अगर मैं कोई भी चीज, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए कोई फोन ले लो आप, ये मैं माउस ले लेता हूं, इस माउस के ऊपर ये नाम मेंशन हो रखा है डेल का, तो ये जो नाम मेंशन हो रखा है डेल का, ये डेल ने क्या कर रखा है, इसके ऊपर ट्रेडमार्क कर रखा है। क्या इसके ऊपर ट्रेडमार्क है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी लोकल कंपनी उठाएगी अपने माउस के ऊपर ट्रेडमार्क लगा देगी डेल का, तो डेल उसको कल को क्लेम कर सकता है, डेल उसके पे केस कर सकता है कि नहीं, इन्होंने हमारा नाम यूज किया और चीप प्रोडक्ट मार्केट में सोल्ड किया है, जिससे कि हमारी गुडविल, मतलब हमारा जो एक मार्केट में रेपुटेशन है वो खराब हो रही है। तो ट्रेडमार्क भी क्या आपके लिए एसेट्स है। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर भी जैसे बोल सकता हूँ कि ये दिखते नहीं है, ये आपको दिखते नहीं, वैसे ही सॉफ्टवेयर वगैरह जो है इसी का पार्ट होते हैं, इनके ऊपर पेटेंट्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा, इनके अंदर पेटेंट्स होते हैं। मतलब उसने सिर्फ आपको एग्जांपल दिया है कि इनटेंजिबल एसेट्स कौन कौन से, इंटेंजिबल एसेट्स है कौन कौन से, तो ये सब क्या आपके लिए इनटेंजिबल एसेट्स है, ये सब क्या बच्चे आपके लिए इनटेंजिबल। सॉफ्टवेयर नहीं दिख रहा, ट्रेडमार्क नहीं दिख रहा, ट्रेडमार्क सर हमें दिखता तो है लेकिन क्या होता है, फील कर सकते हो आप, टच कर सकते हो सर, नहीं कर सकते हो, वो तो लिखा हुआ है खाली बस नाम। नेक्स्ट बेटा क्या, पेटेंट हो गया। नेक्स्ट क्या बेटा, गुडविल हो गया। पेटेंट समझ में आया बेटा आप लोग को, ठीक है। तो ये सब आपके पास दो टाइप के एसेट्स होते हैं, पहला आपके पास टेंजिबल जो आपको, जिसको आप फील कर पा रहे हो, सेकंड नंबर पे इंटेंजिबल जिसको आप फील नहीं कर पा रहे हो। अब हम बात करते हैं बेटा करंट एसेट्स की। किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये तो था बेटा हमारे पास नॉन करंट एसेट्स, अब हम बात कर रहे हैं सेकंड पोर्शन पे हमारे पास आता है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स क्या होते हैं बेटा, पढ़ते हैं एक बारी। assets that are expected converted into cash within 12 month, जो 12 महीने के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए, जो 12 मंथ के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए, दैट इज करंट एसेट्स, इसको बोलते हैं करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स के लिए बेटा कौन कौन सी चीजें बताई गई हमें, नंबर 1 आपको बताया जा रहा है, पहला स्टॉक। भाई आप जो भी माल आप लोग बेचते हो उसे हम लोग बोलते हैं स्टॉक। क्या वो 12 मंथ के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। 12 मंथ से ऊपर रखे हो तो फिर आपने शॉप क्यों खोली हुई बेटा। डेटर्स, जिसको आप उधार पे बेच रहे हो आपके डेटर्स होते हैं। थर्ड, बिल रिसीवेबल, कभी कभार हम डेटर्स को उधार बेचते हैं और वो हमें बदले में एक नोट देके जाते हैं, उस नोट मतलब एक तरह का एक लेटर होता है, उस पर लिखा होता है कि मैं आपको इतने दिन बाद पैसा दे जाऊंगा, दैट इज बिल रिसीवेबल। क्या अभी तक आपके लिए बिल रिसीवेबल मान लेंगे। नेक्स्ट आपके पास कैश और बैंक, ये भी फ्लक्चुएट होते रहते हैं 12 मंथ के अंदर अंदर, है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस क्लासिफाइड एज करंट एसेट्स ड्यू टू शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स, ड्यू टू शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स। सर ये प्रीपेड क्या होता है, प्रीपेड हमने अभी डिस्कस करने वाले हैं, थोड़ी देर में पढ़ेंगे बेटा इसको। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा कि हमारे पास ये था बेटा आपके लिए करंट एसेट्स। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स बेटा कौन से एसेट्स होते हैं, नॉट रियली रियल एसेट्स बट रिप्रेजेंट एक्सपेंस लॉस नॉट येट रिटर्न ऑफ, जो अभी तक आपने राइट ऑफ नहीं कर रहे हुए, जो अभी तक आपने राइट ऑफ नहीं करे हुए हैं। ठीक सर, ये एक्चुअल में क्या है, आपने तो बता दिया कि नॉट रिटर्न ऑफ, नॉट रियल एसेट्स, बेटे एक तरह से बस समझ लीजिए एसेट्स होते हैं, ये अभी आपके लिए एसेट्स हैं, बस आप इतना इसको कंसीडर करिए आपके लिए एसेट्स होते हैं। इसके बारे में हम लोग आगे और डिस्कस करेंगे तो मैं आपको समझा पाऊंगा कि एक्चुअल में है क्या, क्योंकि इसमें भी आपको बस समझना पड़ेगा उसको बेटा। जैसे आप एग्जाम्पल भी दे रहा है कि अब आपसे पूछा जाता है फिक्टिशियस एसेट्स के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। नंबर 1 डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, नंबर 2 लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, नंबर 3 डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपने खर्च तो कर दिया लेकिन वो आपके लिए भी एसेट्स है नहीं, अभी आपके लिए बेटा वो एसेट्स बन गए। आपने खर्च कर दिया लेकिन आपके लिए एसेट्स बन गया। जैसे कि एग्जांपल के लिए फिक्टिशियस एसेट्स के लिए हम जिसको बोल देते हैं कि मतलब एक तरह से क्या है एसेट्स है हमारे लिए, लेकिन एक्चुअल में एसेट्स नहीं होता। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं इसके ऊपर आपको। बेटा ये है हमारे पास बैलेंस शीट, सर हमें तो बैलेंस शीट अभी आती ही नहीं है। बेटा मैं बस इसको समझाने के लिए बता रहा हूं आपको, इतना समझ लेना कि मार्केट में आपने एक शेयर इशू किया 10 रुपए का, चलो 100 रुपए कर लेते हैं उसे, ठीक, और आपने सामने वाली पार्टी को बोला कि मुझे 100 नहीं, मुझे आप 90 रुपए दो। कितने दो आप मुझे, 90 रुपीज दो, सिर्फ और सिर्फ 90। ठीक, 100 रुपए का शेयर मैं दे रहा हूं आपको, आप मुझे सिर्फ 90 रुपए दो।
तो बेटा इस साइड पे लायबिलिटीज आती है, इस साइड पे एसेट्स आते हैं। तो जब मैं यहाँ पे लिखूंगा शेयर्स तो मैं लिखूंगा 100 रुपए का, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको थोड़े देर पहले बोला मैं आपको 100 रुपए का शेयर दे रहा हूँ, पर आप मुझे कैश कितना दोगे, सिर्फ और सिर्फ 90। आपके पास कैश कितना है बच्चे, सर कैश आया 90। बेटा बैलेंस शीट का एक नियम है, ये दोनों तरफ टैली करती है, दोनों तरफ ये टैली करती है, दोनों तरफ मैच करती है। तो इधर 100 आ रहा है, इधर 90 आ रहा है, तो इधर बैलेंस ही नहीं होगा। तो 10 रुपए जो भी हमने डिस्काउंट दिया था उसे हम यहाँ पे लिखेंगे, और यही है डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, इसी को बोलता है डिस्काउंट ऑन इशू। अब देखिए आप, इधर भी 100 रुपीज, इधर भी 100 रुपीज, दोनों तरफ टैली हो गया। पर क्या ये एक्चुअल में, क्या ये आपके लिए एक्चुअल में रियल में कोई एसेट्स है, क्या ये आपके लिए एसेट्स है बच्चे, ये बेटा आपके लिए कोई एसेट्स नहीं है। लेकिन हम इसको क्या मान रहे हैं, फिर भी एसेट की कैटेगरी के अंदर रखा हुआ मैंने, देखो इसको आपको। तो यही होता है अपना पे फिक्टिशियस एसेट्स, क्या बोलते हैं इसको, फिक्टिशियस एसेट्स। इसे हम फिक्टिशियस एसेट्स की कैटेगरी के अंदर काउंट करते हैं। मेरी बात क्लियर है बेटा, ठीक है। तो हमारे पास एसेट्स की कैटेगरी कितनी है बच्चे, 3 कैटेगरीज हैं। नंबर 1 नॉन करंट एसेट्स, नंबर 2 करंट एसेट्स, नंबर 3 फिक्टिशियस एसेट्स, ठीक है। अब कंपनी एक्ट 2013 शेड्यूल 3 के अंदर एसेट्स को क्लासिफाई किया गया, वहां पे भी आपको इसको समझाया गया। टिक मार्क में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंपनी एक्ट के अंदर एसेट्स कौन से वाले शेड्यूल में लिखा गया, तो शेड्यूल नंबर 3, शेड्यूल नंबर 3, थर्ड शेड्यूल के अंदर इस बात को मेंशन किया गया, थर्ड शेड्यूल के अंदर इस बात को मेंशन किया गया। अब जरा ध्यान देना, अब लॉ वाइज एसेट्स, करंट एसेट की क्या क्या डेफिनेशन है और नॉन करंट की क्या डेफिनेशन है, नॉन करंट की क्या डेफिनेशन है, पढ़ते हैं फटाफट से एक बार जल्दी से। assets, an asset is current assets if it meets any of the following, इनमें से कोई भी कंडीशन मान जाए अगर वो, तो आपके लिए क्या है, any meets any of the following, है ना। तो इन कंडीशन अगर मानता तो हमारे लिए क्या है, करंट एसेट्स है। एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड और कंज्यूम्ड इन ऑपरेटिंग साइकिल। सर ये ऑपरेटिंग साइकिल क्या होती है, अभी तक हमने लायबिलिटी के अंदर पढ़ी थी, क्या ये दोबारा वही है, बिल्कुल वही, आपने बिल्कुल सही समझा, जो लायबिलिटीज के अंदर हमने ऑपरेटिंग साइकिल पढ़ी थी, सेम टर्म यहाँ पे भी आपके देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमने जो करंट एसेट रखे हैं किसके लिए रखे हैं बेटा, ट्रेडिंग के लिए रखे हैं, मतलब उसे हमने बेचना है, उसे हमने रीसेल करना है, उसे हमने क्या करना है, सॉरी परचेज करके अगेन उसको सेल करना है, परचेज करके उसको अगेन सेल करना है, तो दैट इज आपके लिए करंट एसेट्स, ये आपके लिए क्या है, करंट एसेट्स हैं। रियलाइज विद इन 12 मंथ ऑफ रिपोर्टिंग डेट, मतलब जो भी है जब आपने लिखा तो उसको 12 महीने के अंदर कैश में कन्वर्ट करना है। और ये एक तरीके से कैश या कैश के बराबर की चीजें होती हैं, कैश या तो खुद ही कैश होंगी या फिर कैश के बराबर की चीज होंगी, ठीक है। तो उन सबको हम लोग बोलते हैं करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट की डेफिनेशन बड़ी सिंपल सी है बेटा, एसेट्स नॉट क्लासिफाइड एज करंट एसेट्स, एसेट्स आर नॉट क्लासिफाइड एज करंट एसेट्स। वो एसेट्स जो करंट एसेट की डेफिनेशन में नहीं आते हैं वो सभी क्या है, नॉन करंट है, वो सभी क्या है, नॉन करंट है ना। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बोला था, झूठ क्या है जो सच नहीं है, और सच क्या है जो झूठ नहीं है, सिंपल सी बात है। तो ये आपके पास होगी एसेट्स की कंप्लीट डेफिनेशन, एसेट्स हमने पढ़ लिया है बेटा। एसेट्स बेसिकली होता कैसे कैसे, अब थोड़ा सा एक बार आप मेरे साथ साथ यहां पे चीजों को देखना। नंबर 1, सबसे पहले हम बात करते हैं एसेट्स। अब एसेट्स चीजें होती कैसी बेटा, एसेट्स हम बोलते कैसे कैसे, एसेट्स है, एसेट्स को हम लोगों ने कितने पार्ट में कैटेगराइज किया है, सर 3 पार्ट में कैटेगराइज किया है। नंबर 1 नॉन करंट एसेट्स, नंबर 2 नंबर 3 फिक्टिशियस एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स है ना, ये अपना आप पे हो गया। अब नॉन करंट को हम लोगों ने कैसे कैटेगराइज किया था, ये 2 टाइप के होते हैं, कौन कौन से, टेंजिबल और इनटेंजिबल, टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल। सर मतलब इतना ही पढ़ा था हमने, हाँ बेटा हमने इतना ही पढ़ा। एसेट्स पढ़े, एसेट्स कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के हो सकते हैं। नंबर 1 करंट एसेट, नंबर 2 करंट एसेट, नंबर 3 फिक्टिशियस एसेट्स। सर हमने पढ़ा क्या, हमने पढ़ा कि करंट नॉन करंट एसेट कितनी तरह से कैटेगराइज हो सकते हैं, 2 पार्ट में हो सकते हैं, पहला टेंजिबल, दूसरा इनटेंजिबल, टेंजिबल और इनटेंजिबल। यहां तो मेरी बात क्लियर बेटा, ओके। अब हम चलते हैं आगे।
अब बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड पढ़ने वाले बेटा हम लोग एक्सपेंडिचर। क्या पढ़ने वाले बच्चे हम लोग? वर्ड एक्सपेंडिचर, इसे हम पढ़ेंगे, है ना। इससे पहले मैं आपको छोटी सी बात बताना चाहूंगा। देखिए, छोटी सी बात हम पहले डिस्कस करते हैं। हमारे पास ना दो टर्म्स है बेटा, हमारे पास बेसिकली दो टर्म्स है। एक है एक्सपेंस और एक वर्ड है बच्चे एक वर्ड है बच्चे हमारे पास एक्सपेंस और दूसरा वर्ड है बेटा हमारे पास एक्सपेंडिचर। ये दोनों वर्ड्स स्पेलिंग वाइज तो आप बोलोगे सर अलग अलग है ना, लेकिन इन दोनों का सेंस एक ही, मतलब ये दोनों के दोनों डेफिनेशन वाइज अलग अलग हैं, लेकिन हम बोलते हैं दोनों को हिंदी में बोलते हैं खर्च। दोनों ही खर्च है, ये भी खर्च है और ये भी खर्च है, दोनों ही खर्च है। शुद्ध हिंदी में इसको बोला जाता है व्यय, इसको बोलते हैं खर्च। वैसे एक्चुअल में दोनों सेम है, ये दोनों सेम है बेटा। अब इनमें हम लोग अकाउंटिंग के अंदर इसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं बेटा, समझना बेटा। हम डिफरेंशिएट इसको इस तरह से करते हैं। आपने कार परचेज की, आपने बेटा एक कार परचेज की है, तो वो आपके लिए एक्सपेंडिचर है। अगर आपने यहां पे खर्च किया वो आपके लिए एक्सपेंडिचर है, क्योंकि आपके पास एक असेट आ गया। एक्सपेंडिचर मतलब जब भी आप एक्सपेंडिचर करोगे आपका कुछ ना कुछ एक मॉनेटरी वैल्यू का मतलब चीजें आएंगी आपके पास, कुछ ना कुछ एक ऐसी चीज जो स्किल आए, चाहे वो टेंजिबल हो चाहे वो इंटेंजिबल हो, स्किल्स आनी चाहिए आपके पास। स्किल्स मतलब इंटेंजिबल हो गया। अगर आपके पास कोई चीज कार बाइक मशीन कुछ भी आ गया, दैट इज टेंजिबल हो गया। मतलब कोई आपके पास ऐसी चीज आई जो आप वैल्यूएबल है। एक्सपेंस, इस कार में बेटा आपने पेट्रोल डाला, तो ये अपने आप पे क्या है? एक्सपेंस हो गया। ये तो एक समय बाद खत्म हो जाएगा आपको बेटा। आपने मोबाइल परचेज किया, एक्सपेंडिचर। आपने रिचार्ज कराया, एक्सपेंस। ऐसे आप कुछ और भी चीजें मान सकते हो। आपने बाहर खाना खाया, कहीं पे आपने बाहर खाना खाया, तो आपके लिए क्या बेटा? आपने बाहर खाना खाया, आपके लिए एक्सपेंस। लेकिन आपने क्या किया, अपने लिए बाकी सारा सारा जिससे खाना बनता हो सारा सामान आपने परचेज कर लिया, गैस स्टोव यूटेंसिल्स, है ना, जितनी भी चीजें होती हैं वो सब आपने बाय करके लिया है, आपके लिए एक्सपेंडिचर हो। सर आप ये कहना चाहते हो एक्सपेंडिचर मीन्स जो आपका फ्यूचर के ऊपर डिपेंड, मतलब जो चीज आप आज तो खर्च कर रहे हो लेकिन फ्यूचर आपको बेनिफिट देगा। एक्सपेंस जो आप प्रेजेंट में खर्च कर रहे हो लेकिन इसका आगे जाकर कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। बिल्कुल सही, आपने सही पहचाना बेटा। अब इसी चीज को मैं लिंक करता हूं बेटा अपने आप से। आप और हम जैसे हम बात कर रहे हैं, अगर बेटा आप बहुत अच्छे से पढ़ते हो, बहुत अच्छे से पढ़ते हो, बहुत अच्छे से, माता पिता जो भी आप पे पैसा लगा रहे हैं, जो भी आपके गार्जियन आप पे पैसा लगा रहे हैं बच्चे, उस पैसे को आप क्या बनाना चाहते हो, एक्सपेंस या एक्सपेंडिचर, ये आपके ऊपर डिसाइड करता है, मैं आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस पैसे को क्या बनाओगे, एक्सपेंस बनाओगे कि एक्सपेंडिचर बनाओगे। अगर आप अच्छे से पढ़ लिए तो जो माता पिता आप पे इन्वेस्ट कर रहे हैं वो क्या बन जाएगा आपके लिए? वो बन जाएगा एक्सपेंडिचर। लेकिन आप अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो, आपने पढ़ा और नहीं पढ़ा, बात एक ही है, तो वो सारा का सारा आपके लिए क्या बन जाएगा? एक्सपेंस। तो आप देख लीजिए बेटा क्या करना है हमें, हमें उस पैसे को एक्सपेंडिचर बनाना है या एक्सपेंस बनाना है? हमें बनाना है एक्सपेंडिचर। छोटा दूसरा एग्जांपल, हम लोग बुक को खरीदते हैं, बुक्स वगैरह खरीदते हैं, बुक्स हो गया, कॉपीज हो गई, नोटबुक, जितनी भी चीजें हम खरीदते हैं जो पढ़ने के लिए हम चीजें परचेज कर रहे हैं बेटा, ये बच्चे कई लोग बोलते हैं कि खर्च हो गया पैसा। खर्च नहीं होता बेटा, आपने एक्सपेंडिचर किया है। वहां पे एक वर्ड यूज करो एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये फ्यूचर बनाएगा बेटा आपका, ये आपके लिए एक नॉलेज लेके आएगा। लेकिन ये तो आपने अभी खर्च किया, अभी खत्म होगा, थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा, ये ज्यादा देर इसका बेनिफिट, पर इसका बेनिफिट आगे तक चल रहता है, इसका बेनिफिट आपके पास आगे तक चल रहता है। तो एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर में छोटा सा डिफरेंस है, वो समझ लेंगे। ठीक है बच्चे, चलिए अब हम चलते हैं आगे अपना टॉपिक की तरफ। तो बेटा हमें डिस्कस करना है अभी एक्सपेंडिचर पे। किस पे टॉपिक करना है हमें? एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या होता है बेटा? डेफिनेशन के बारे में हम लोग बात करते हैं, क्योंकि ये देखो उसके बारे में तो जान लिया हम लोगों ने, डेफिनेशन समझते पहले इसकी। एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट स्पेंड और लायबिलिटीज इंकर्ड बाय अ बिजनेस टू एक्वायर एसेट्स। हमने कोई एसेट या तो उससे लिया है, उसके थ्रू कोई हमने एसेट एक्वायर किया है, या गुड्स एंड सर्विसेज ली हैं,
या तो भाई उससे हमने खर्च तो किया, उससे क्या हो गया, या तो लायबिलिटी इंकर्ड बाय बिजनेस टू एक्वायर एसेट्स। अब यहां पे ध्यान देना, इट रिप्रेजेंट द आउटफ्लो ऑफ मनी। भाई इसमें क्या होता है, पैसा ही बाहर जा रहा है हमारे पास से, टू सपोर्ट बिजनेस ऑपरेशन और फॉर एक्वायरिंग रिसोर्सेज। या तो भाई हमने ये खर्च, एक्सपेंडिचर वर्ड क्यों आता है, या तो भाई हमने क्या किया है, जो पैसे हमने आज खर्च किए, स्पेंड किए हैं, वो स्पेंड करने के पीछे हमारा पर्पस है। नंबर पहला, एक अपने बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए, सपोर्ट बिजनेस। दूसरा है बेटा क्या, एक्वायरिंग रिसोर्स। रिसोर्स मतलब यहाँ पे क्या, एसेट्स है। रिसोर्स मतलब क्या है बेटा, यहाँ पे एसेट्स है। सर एसेट्स मतलब क्या होता है बेटा, अभी पढ़ लिया हमने, दोबारा नहीं पूछना। एसेट्स मींस क्या होता है हमारे लिए, एसेट्स मतलब होता है जो चीजें हमने खुद के लिए बाय की, सॉरी बिजनेस के लिए बाय की हैं, फ्यूचर ऑपरेशंस के लिए या फिर फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए। ठीक है, मेरी बात क्लियर है बेटा यहां तक? ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर कितने टाइप के होते हैं, तो एक्सपेंडिचर को बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ बेटा मेन 3 टाइप्स, ये 3 टाइप के बेटा, ये आपके कितने टाइप के, 3 टाइप के। नंबर 1 कैपिटल एक्सपेंडिचर, नंबर 2 रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एंड नंबर 3 डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो आपने फ्यूचर के लिए खर्च किए, जो आपने फ्यूचर के लिए खर्च किए। ठीक, अब पढ़ते हैं इसको हम लोग। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? दिस रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर incurred टू एक्वायर और इंप्रूव फिक्स एसेट्स, इंप्रूव फिक्स एसेट्स, एक्वायर फिक्स एसेट्स, इंप्रूव फिक्स एसेट्स विच प्रोवाइड बेनिफिट ओवर अ लॉन्ग पीरियड, जो आपको लंबे समय के अंदर बेनिफिट्स देंगे। मेरी बात समझ में आई बच्चे? हमने बोला कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से हैं, जिससे या तो हम एसेट्स खरीद परचेज कर रहे हैं या फिर उनको इंप्रूव कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर रहे हैं, जिससे कि फ्यूचर में बिजनेस को बेनिफिट्स मिलने वाले लंबे समय के अंदर, मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर, 1 साल से ज्यादा समय के लिए। तो उन सारे खर्चों को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक, इसके की फीचर्स क्या है बेटा? नंबर 1 लॉन्ग टर्म इन नेचर, ये बड़े समय के लिए होते हैं, छोटे समय के लिए नहीं है, बड़े समय के लिए। सेकंड बेटा इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस, इंक्रीज अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस। हमने यहां बात की ना इंप्रूव फिक्स एसेट, अगर फिक्स एसेट आपके अच्छे हो जाएंगे तो अर्निंग भी आपकी इंप्रूव हो जाएगी बच्चे। यूज टू एक्वायर और इनहांस टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स, इससे हम लोग या तो टेंजिबल एसेट्स परचेज करते हैं या तो इंटेंजिबल। सर इंटेंजिबल नहीं समझ में आया, कैसे बाय करेंगे? सपोज करो हमारे पास कोई मशीन है, उसके अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रखा है बेटा, ओल्ड वर्जन, हमने न्यू वर्जन उसमें इंस्टॉल किया, तो जब हम लोग नया वर्जन डालेंगे तो नया प्रोडक्शन होगा और नए प्रोडक्शन से नए बेनिफिट्स होंगे। तो ये आपके लिए कौन से एसेट्स हो गए बेटा? ये आपके लिए जो आपने एसेट्स यहाँ पे बाय किया है, इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो एसेट्स है हमारे लिए इंटेंजिबल एसेट्स है। टेंजिबल एसेट्स तो आपको पता है, ये मशीन हमने बाय कर ली, तो ये आपके लिए क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लेकिन कभी हम सॉफ्टवेयर भी परचेज करते हैं, ऐसी चीजें जो आपको नहीं दिख रही है बच्चे। ठीक, या फिर हमने कहीं से सर्विसेज ले ली ऐसी, जिससे कि सपोज करो हमारे एम्प्लॉयज हैं, कंपनी के एम्प्लॉयज हैं, वो डीमोटिवेट हो रखे हैं, वो डीमोटिवेट हो रखे हैं। हमने क्या किया, एक इन्फ्लुएंसर को बुलाया बाहर से, मोटिवेशनल स्पीकर को बुलाया, और उन्होंने आकर के यहाँ पे हमारे वर्कर्स को मोटिवेट कर दिया कि भाई देखो ऐसा ऐसा ऐसा, जो भी बोल करके वर्कर्स हो गए मोटिवेट, और जब वर्कर हो गए मोटिवेट तो कंपनी का जो रेवेन्यू है, जो कंपनी की ग्रोथ है, वो बढ़ गई। शो ऑन दी एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, ये जो जितने भी खर्चे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये आपको कहां पे दिखाई देते हैं? ये बैलेंस शीट में हम लोग शो करते हैं, एसेट साइड में इनको। नेक्स्ट हम बात करते हैं ये कौन कौन से एग्जांपल्स है इसके। नंबर 1 पहला मशीनरी खरीद लो, नंबर 2 बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर लो, या तो बिल्डिंग बना लो या तो मशीन खरीद लो, दोनों में से कोई एक वर्ड हो सकता है। मेरी बात यहां तक क्लियर बच्चे? यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेवेन्यू। सर अभी तो आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर बताया, आपने बताया कि मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर होता है, ये क्या है फिर नया? इसको पढ़ते हैं हम लोग, समझते हैं बेटा। दिस इज एक्सपेंडिचर इंकर्ड डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस एंड इट बेनिफिट आर कंज्यूम विद इन सेम अकाउंटिंग ईयर। ये एक ही अकाउंटिंग ईयर के अंदर खत्म हो जाते हैं बेटा। हमने खर्च तो किए, हमने यहाँ पे खर्च तो एक्सपेंडिचर तो किया, बट ये कौन सा वाला एक्सपेंडिचर है? छोटे समय के लिए। हमने बात भी की थी लास्ट क्लास कि रेवेन्यू का मतलब क्या होता है बच्चे? रेवेन्यू मतलब जो डे टू डे, इसके साथ रेवेन्यू के साथ एक वर्ड जुड़ गया, एक्सपेंडिचर मतलब जो छोटा मोटा, जो डे टू डे हो रहा है, जो कैसा हो रहा है, डे टू डे आपके लिए। तो यहाँ पे बात लगा डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन। अब ध्यान देना, इसको हम लोग कैसे आगे, इसके की फीचर्स कौन कौन से? नंबर 1 ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, मतलब रिकरिंग इन नेचर है। सेकेंड वर्ड डायरेक्ट रिलेटेड टू द अर्निंग ऑफ रेवेन्यू, अगर आपको कमाना है तो डायरेक्ट आपके लिए ये बेनिफिट देता है।
ठीक है, मतलब अगर आपको अर्न करना है, कंपनी को अर्न करना है, तो बेटा उसको साथ में कुछ खर्च भी करना पड़ेगा, और उस खर्च के थ्रू ही बेटा आपके रेवेन्यू जनरेट होंगे। सर यहाँ भी रेवेन्यू, यहाँ पे रेवेन्यू का मतलब है जिससे जो बिजनेस अर्न करेगा, जो बिजनेस अर्न करेगा, यहाँ पे अर्निंग है बेटा। ये किसको डिनोट कर रहा है? रेवेन्यू का मतलब ये अर्निंग को शो कर रहा है, उसकी इनकम को शो कर रहा है। तो अगर हमने ये खर्च करेंगे तो हमारे पास अर्निंग भी आती जाएगी। शो ऑन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये कहां पे दिखाई देता है हमें? प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर डेबिट साइड पे शो करते हैं इसको हम लोग। नेक्स्ट आता है बेटा क्या? शो इन द एक्सपेंस सेक्शन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। बेटा पहले से हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते थे, आजकल इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सॉरी, पहले इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते थे, आजकल हम इसे हम क्या बोलते हैं? नया नाम रखा इसका, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर कंपनीज। तो इसको ये लोग कहां पे शो करते हैं? अपने एक्सपेंस सेक्शन के अंदर। वैसे इसको हम लोग कहां दिखाते हैं? पीएनएल के डेबिट साइड में, पीएनएल के डेबिट साइड में। ये दोनों एक ही बातों को अलग अलग सेंस में बता रखा है, ये कंपनी के पोर्शन में, और ये किसके लिए बेटा? ये फर्म मतलब बिजनेस के लिए, नॉर्मल बिजनेस जो होते हैं, नॉर्मल फर्म्स जो होती हैं। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट इसके एग्जांपल बेटा क्या क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब सैलरी और वेजेस हो गए, रेंट और इलेक्ट्रिसिटी हो गई, रेंट और इलेक्ट्रिसिटी हो गई। यस सर, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चे, अब हमारे पास नेक्स्ट आता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है बच्चे? इसको थोड़ा समझना अच्छे से बेटा, क्योंकि ये थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम कर सकता है। पहले मैं जरा इन सबको हटाऊं यहां से। गौर करना, रेवेन्यू इन नेचर, its benefit extended beyond one accounting period, so it is write off over multiple years। आपने खर्च तो आज कर दिया, खर्च तो आपने आज कर दिया, लेकिन जो इसका बेनिफिट है वो आपको मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड मिलेगा। तो कह रहा है इसको राइट ऑफ भी क्या करोगे आप, मतलब इसको खत्म भी कैसे करोगे? मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड करोगे। इसका बेस्ट एग्जांपल सिर्फ एक ही है बेटा हमारे पास, इसका एग्जांपल एक ही है, हैवी एडवर्टीजमेंट कॉस्ट फॉर न्यू प्रोडक्ट लॉन्च। जब नए प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं उसके बहुत बड़ा खर्चा करते हैं, उसकी होल्डिंग लगवाते हैं, होर्डिंग्स लगती हैं, उसके बैनर्स लगते हैं, उसकी एडवर्टीजमेंट बनती है, एक्टर से बनवाते हैं, उन्हें पैसा देना पड़ता है, बहुत सारे खर्चे आते हैं हमारे पास। तो जब बहुत सारा फ्री सैम्पलिंग करते हैं हम लोग, ठीक है, कमीशन पे करते हैं, तो ये जितना भी खर्चा हुआ बेटा हमारे लिए, ये हमारे लिए डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। आपने आज तो खर्च कर दिया, लेकिन बेनिफिट मिलेगा इसका फ्यूचर में जाके, बेनिफिट मिलेगा इसका फ्यूचर में जाके। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो आपने आज खर्च कर दिया लेकिन बेनिफिट मिलेंगे फ्यूचर में जाके। लेकिन इसके डेफिनेशन में बोला गया है कि ये रेवेन्यू है इन नेचर, तो देखा जाए तो ये कैसा है? डे टू डे एक्टिविटी के लिए है, लेकिन इट्स बेनिफिट एक्सटेंडेड बियॉन्ड वन अकाउंटिंग पीरियड, बियॉन्ड वन अकाउंटिंग पीरियड, एंड सो इट इज राइट ऑफ ओवर मल्टीपल ईयर्स। इसको राइट ऑफ भी कैसे करोगे आप लोग बेटा? एक से ज्यादा ईयर के अंदर इसको राइट ऑफ करते हो। जैसे कि आपने एडवर्टीजमेंट की ₹10 लाख, आपको पता है इसका बेनिफिट कितना मिलेगा मुझे? इसका बेनिफिट मिलने वाला है लगभग 5 साल था, जो मैंने आज ऐड की है। तो जो इसका एक्चुअल में पर ईयर आप खर्चा मानोगे, कितना मानोगे? 2 लाख। हर ईयर में 2 लाख का आप खर्चा मान के चलोगे। हर ईयर में आप जो एक्सपेंडिचर मानोगे अपने लिए बच्चे को, कितना मानोगे? 2 साल, मतलब 2 लाख रुपए। और जब इसको 5 साल बीत जाएंगे तो ये पैसे कितने हो गए बच्चे आपके लिए? पूरे 10 लाख। और ये हो गया राइट ऑफ। क्या हो गया ये? राइट ऑफ। इसी को बोलते हैं हम लोग, खर्च तो आपने आज ही कर दिए, लेकिन इसका बेनिफिट मिला आपको आगे आने वाले ईयर में, तो उसको राइट ऑफ भी आप क्या करोगे? आने वाले ईयर में। एकदम से इसको पूरा ये नहीं कि आप ये पूरा उठा करके अपने पीएनएल अकाउंट में राइट ऑफ कर दोगे, नहीं, इसका आप धीरे धीरे करके इसको राइट ऑफ करोगे, धीरे धीरे करके इसको आप राइट ऑफ करते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं फीचर्स। इसके अब बेटा बेसिक फीचर्स क्या है? नंबर 1, ये हमारे लिए एज एसेट्स की तरह पहले इनिशियली हम लोग उसको शो करते हैं। ये हमने तो खर्च कर दिया, लेकिन इसको हम लोग अपने बैलेंस शीट के अंदर शो करते हैं एसेट साइड में। सेकंड, यूज्ड फॉर लॉन्ग प्रमोशनल और कैंपेन एक्सपेंस, जो अभी हमने बात की। ट्रीटेड पार्शियली एज एसेट्स और पार्शियली एज रेवेन्यू। इसको कुछ खर्चा तो हम कैपिटल की तरह मानते हैं, और कुछ कैसा होता है बेटा अपने आप पे एक तरह से एसेट्स है, और कुछ के अपने आप पे खर्चा बन जाता है। जैसे कि सर ये वाली बात समझ है कि कुछ खर्चा बन जाता है, कुछ एसेट बन जाता है। मैंने 10 लाख रुपए आज स्पेंड कर दिए बेटा, खर्च कर दिए, ठीक है। तो जब मैं बनाऊंगा अपना प्रॉफिट एंड लॉस, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें बेसिकली खर्चे लिखे जाते हैं। क्या लिखा जाता है इसमें? खर्चे। जब मैं खर्चे लिखूंगा तो मैंने क्या कहा थोड़ी देर पहले, हम लोग राइट ऑफ करेंगे कितने रुपए? 2 लाख रुपए। मैं 2 लाख को यहां लिख दूंगा राइट ऑफ,
फिर इसके बाद बनती है एक बैलेंस शीट। इस बैलेंस शीट में क्या करूंगा बेटा, 10 लाख में से 2 लाख तो राइट ऑफ हो गए। अब कितने बच गए आपके पास, 8 लाख। तो ये आपके लिए एज अ एसेट की तरह काउंट होगा। इसीलिए डेफिनेशन जोड़ी गई है, ट्रीटेड पार्शियली एज एसेट्स एंड पार्शियली एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कुछ तो आपके लिए रेवेन्यू खर्चा बन जाएगा और कुछ आपके लिए एसेट्स बन जाएंगे। जब नेक्स्ट ईयर आएगा बच्चे, तो जब हमारे पास नेक्स्ट ईयर आएगा तो ये अगेन 2 लाख में दिखाऊंगा। 8 लाख टोटल थे, 2 लाख और आ गया जरा। अब ये कितने बच गए हमारे पास, 6 लाख बच जाएंगे हमारे पास। कितने बच जाएंगे, 6 लाख। फिर अगेन नेक्स्ट ईयर में होगा ये, फिर 2 लाख यहाँ पे आएगा, फिर 4 लाख बचेगा, फिर 4 में से 2 इधर आया, 2 लाख। अब लास्ट में जो 2 लाख है पूरा साफ हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं राइट ऑफ कर रहे हैं हम लोग ईयर आफ्टर ईयर। मेरी बात आप सबको समझ में आई बेटा? तो ये है आपके पास एक्सपेंडिचर जो अभी हम लोगों ने समझा है, दैट इज एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक्सपेंडिचर एक तरह से अमाउंट स्पेंड किया आपने जिससे आप लायबिलिटी इंकर बाय अ बिजनेस टू एक्वायर एसेट्स, गुड्स एंड सर्विसेज। एंड ये एक तरह से क्या बेटा, आउटफ्लो ऑफ मनी, आउटफ्लो ऑफ मनी टू सपोर्ट बिजनेस ऑपरेशंस एंड एक्वायरिंग एसेट्स। एक्वायरिंग एसेट्स ये कितने तरीके से हो सकते हैं, बेसिकली 3 तरीके से हो सकते हैं। नंबर वन आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, नंबर 2 रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड नंबर 3 डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये बच्चे आज हम लोगों ने समझा अच्छे से इसको, ठीक है बेटा। आगे देखते हैं इसको हम लोग। आगे हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये 3 वर्ड्स हमें जानने बेटा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इन तीनों में डिफरेंसेस को समझ लेते हैं फटाफट से एक बारी। तो डिफरेंसेस के बेस पे मैंने एक डिफरेंस का बेस बना रखा आपका, एक दूसरा आप बना रखा है बेनिफिट्स, ड्यूरेशन, अपीयर इन कहाँ पे शो होगा या उसके एग्जांपल्स हो गए बेटा। तो 3 टाइप के डिफरेंस मिल रहे हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉन रिकरिंग नेचर होता है, बार बार नहीं होता, जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिकरिंग होता है। और ये क्या है, रेवेन्यू बट डेफर्ड। रेवेन्यू तो है लेकिन डेफर्ड नेचर का है, मतलब ये फ्यूचर में आपको बेनिफिट्स देगा। डेफर्ड मींस होता है आपने आज तो कर दिया लेकिन ये है कि इसका बेनिफिट धीरे धीरे मिलेगा। या फिर इसको डेफर्ड को हम लोग बहुत तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। डेफर्ड का मतलब ये भी होता है कि आपने आज उधार ले लिया, पैसे आप बाद में दोगे। डेफर्ड इसको भी बोलते हैं, मतलब फ्यूचर के लिए तय कर देता है, फ्यूचर के लिए तय कर देता है। ये आपने खर्च तो हो गया, मतलब ये आपके लिए रेवेन्यू तो है लेकिन ये फ्यूचर में भी आपके लिए रेवेन्यू बनेगा, सेम अमाउंट फ्यूचर में आपको लिए रेवेन्यू बनेगा, रेवेन्यू नेचर का होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेनिफिट ड्यूरेशंस। इसका लॉन्ग टर्म में बेनिफिट मिलता है कैपिटल एक्सपेंडिचर का, जबकि इसका विद इन अकाउंटिंग ईयर, 1 साल के अंदर बेनिफिट मिल जाता है। इसका मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर के अंदर बेनिफिट मिलेगा बच्चे आपको। आगे आते हैं, इसको हम कहां पे शो करने वाले हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर हमेशा बैलेंस शीट में एसेट साइड में शो होते हैं, बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड में शो होते हैं। जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहां पे शो होते हैं बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस या फिर स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट। मैंने बताया कि ये जो हेड है ये आपकी फर्म्स वगैरह काउंट करते हैं, जैसे बिजनेस नॉर्मल होते हैं। ये आपके कौन काउंट करते हैं बच्चे, ये काउंट करते हैं आपकी कंपनी। कौन काउंट करते हैं बेटा, ये लोग कंपनी काउंट करती है यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, पार्ट एसेट्स और पार्ट प्रॉफिट एंड लॉस। पार्ट एसेट्स और पार्ट प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब कुछ इसको हम लोग P&L के अंदर दिखाते हैं, कुछ इसका एसेट के अंदर पोर्शन दिखाते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको ये बात इलस्ट्रेट भी की। नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जांपल्स। कैपिटल एक्सपेंडिचर जब भी होगा तो आपके लिए मशीनरी, लैंड, कंप्यूटर, फर्नीचर, ये सब आपके लिए इसके एग्जांपल्स हैं। अगर हम बात करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में तो ये सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी ये इसके अंदर काउंट किया जाता है। बात करते हैं डेफर्ड रेवेन्यू, इसके लिए बेटा हमारे पास एक ही एग्जांपल वैसे मोस्ट पॉपुलर है, वो है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, है ना। और दूसरा एक और आता है, उसको बोलते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस सर ये क्या होते हैं, जब कंपनी स्टार्ट होती है, जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो उससे पहले कुछ खर्च होता है, उसको हम बोलते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ठीक है, उसे हम प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। ये बहुत टाइप का होता है, 12th में जब आप पाओगे तो उसको थोड़ा सा और हम लोग उसको डिफरेंशिएट करेंगे, वहां पे थोड़ा सा इसको और ज्यादा चीजों को एलेबोरेट करेंगे आपके लिए। यहां तक क्लियर बच्चे?